Hello everyone, welcome you episode 3 of Mistakes to Avoid for NEET PG. I am Dr Akshat Juneja, Pediatric Resident and today we will discuss the question bank वाला aspect. ठीक है, तो अब वाली mistakes टॉपिक वाइज होगी, क्वेश्चन बैंक, नोट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक आपको अवॉइड करना है और मैंने 11-12 मिस्टेक बनाई है तो जल्दी से उनको शॉर्टली सम अप करते हैं. सबसे पहली मिस्टेक कि सब कुछ करने की जिद है ना. इट इज़ नॉट पॉसिबल गाइज टू सॉल्व 100% ऑफ द क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स अवेलेबल. बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स ऐसे भी हैं जो शायद आपके लिए इतना रेलिवेंट भी ना हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन उनको डाला गया है. तो आपको यहाँ पे कभी भी ट्राई नहीं करना है 100% करने की. 100% आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ मॉड्यूल्स करना है. और विद PYQ मॉड्यूल्स व्हाट आई मीन इज नीट, INI एंड FMG. यस गाइस, अगर आप नीट और INI की प्रेप कर रहे हो तो भी आपको चाहिए कि आप FMG के क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स करो. इफ नॉट 100% तो जितना ज़्यादा कर सकते हो एटलीस्ट आखिरी के 2 साल के. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस वही कंसेप्ट वही टॉपिक्स पे रहते हैं, है ना. तो PYQ मॉड्यूल्स आपको ज़रूर 100% करना है. बाकी जो क्वेश्चन बैंक है ये अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, अगर कोई थर्ड फोर्थ ईयर से बहुत सिंसियरली पढ़ रहा है तो वो हो सकता है उसने सारे क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स कर रखे हो, विद टाइम वो प्रॉफ के साथ करा हो. बट कोई इंटर्न अगर स्टार्ट कर रहा है तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम, है ना. तो आपको टारगेट करना है 70% ऑफ द मॉड्यूल्स. 70 भी बहुत ज़्यादा है, अल्टीमेटली बहुत लोगों का उतना भी नहीं हो पाता है. बट अगर स्टिल इफ यू वांट टू टारगेट 70%, उसमें से भी आप 70% क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है हर मॉड्यूल में. हर मॉड्यूल में ये नहीं है कि आपको 10 में से 10 क्वेश्चन सही करना है. चाहे आप वो टॉपिक पढ़ लोगे तो भी एक आध क्वेश्चन तो आउट ऑफ द बॉक्स आएगा जो आपके नोट्स में नहीं होगा, तो उससे घबराने की बात नहीं है. आपको बस 70% सही करना है, क्योंकि नीट में भी वही एक रेशियो चलेगा आपका. नीट में भी आप 200 में से 200 सही नहीं करके आओगे. आप यहाँ 70 कर रहे हो तो वहाँ पे आप 80% सही कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं रादर देन योर नीट PG जो भी आप देखते हो. फिर इसके साथ साथ आपको बुक मार्क करना है इन 70% करेक्ट या जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको बुक मार्क करना है और रिव्यू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बुक मार्क्स को कैसे रिव्यू करना है वो मैं आगे की मिस्टेक्स में बताऊंगा. बट बुक मार्क्स एंड रिव्यू इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन सॉल्विंग 100 मॉड्यूल्स वंस. इफ यू सॉल्व 50 मॉड्यूल्स ट्वाइस दिस विल बी मोर यील्ड इफ यू पिक इट वेल. नाउ हाउ टू पिक इट वेल, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. कि आप क्या कोई से भी रैंडमली 70 मॉड्यूल कर लेंगे सर, नहीं, ऐसा नहीं होता है. क्या होता है कि सबसे पहले लॉन्ग या कोर सब्जेक्ट जो हैं आपके, जैसे सर्जरी, OBG, मेडिसिन, पीडिया, फार्मा, पैथो, ये सब में आप जितना ज़्यादा करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे, उतने आपके लिंक्स बनेंगे. बट अब सब्जेक्ट हो गया डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया, साइकी, इसमें आप नहीं भी कर पाओगे. आप शॉर्ट्स, रिविजन नोट्स और ये सब भी करोगे तो आपका काफ़ी हद तक हो जाएगा. उसमें आपको कोर टॉपिक्स कर सकते हो. तो लॉन्ग कोर सब्जेक्ट्स आपको पहले ज़्यादा फोकस करने, उसमें आप जितना ज़्यादा करो. अब वो कैसे फोकस करना है, आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट का PYQ लगाओ. इररिस्पेक्टिव आपने चाहे नोट्स पढ़े हो चाहे नोट्स ना पढ़े हो. अगर आप MBBS के छात्र हैं तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा, अगर आपने वो सब्जेक्ट MBBS में भी पढ़ा होगा कि यार क्या टॉपिक पूछा जा रहा है. तो अगर आप रैंडमली डर्मा का उठा के कर लेते हो और उसके PYQ सारे लगा लेते हो तो आपको समझ आ जाएगा कि यार वो मोस्ट ऑफ द टाइम STD पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर डर्मा में कोर अगर मेडिसिन से लिंक कर रहा है तो SLE के रैश पे पूछ रहा है. तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बैठना शुरू होंगी. अब आप जो है उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल का लिस्ट देखो. अगर उसमें 40 मॉड्यूल से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको सिलेक्टिव होने की ज़रूरत है. 10-20 मॉड्यूल है तो आप फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर सकते हो करने की, है ना. बट 40 है तो आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा. तो अब आप उसमें आप ऐसे ही शुरू करो. STD वाला पहले कर लिया, ये सब चीज़ें जो जो आपको डर्मा में लग रही है पहले कर लिया. अब अगर उसमें बेसिक है कि बेसिक स्किन अपेंडेजेस और ये सब, तो हो सकता है उसमें बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन नहीं आते हो, पहले आते थे कि इस किस लेयर में क्या मिलेगा. आजकल हर चीज़ क्लिनिकल हो गई है तो आप वो वाला मॉड्यूल में भी स्किप कर सकते हो, बात के लिए रख सकते हो अगर टाइम मिला तो. ऐसे करके आप PYQ देखने के बाद यूनिट पकड़ोगे कि ये यूनिट में पहले करूंगा और उस यूनिट में भी सब टॉपिक्स पकड़ोगे कि मैं ये पहले करूंगा. और आपका जो भी टाइम, क्योंकि अल्टीमेटली कैसे डिसाइड होगा, अगर आपने 3 दिन दिए हैं डर्मा को तो 3 दिन में उस ऑर्डर में जितने हो जाएंगे उतने हो जाएंगे. अगर पूरे हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं भी हुए तो जितने हुए उतने अच्छी बात. आगे बढ़ेंगे, बुक मार्क करेंगे, बुक मार्क को रिव्यू करेंगे, उसके बाद भी टाइम मिला ये पोस्टपोन करते रहे एग्जाम तो फिर और कर लेंगे. तो ऐसे करके आपको करना है गाइज, और धीरे धीरे आएगा. ये मेरे बताने से नहीं आएगा, खुद से करने से आएगा. उसके बाद हाउ टू सॉल्व एंड रिव्यू अ क्वेश्चन बैंक, दिस इज इंपॉर्टेंट. कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन का Qbank है और उसको 1 घंटा लगा दिया, आराम से पढ़ रहे हैं खोए. कुछ लोग क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन है तो 10 मिनट का टाइमर लगा देते हैं और फिर ढंग से पढ़ते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं. दोनों ही मेरे ख्याल से थोड़ा सा डाइसी है. क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप सॉल्विंग के लिए एक टाइमर लगा लो, क्योंकि वो आपको एग्जाम जैसा लुकआउट देगा. तो आपने 20 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट का टाइमर लगा भी लिया. सॉल्व आप भले एक साथ कर लो, बट उसके बाद आपको एनालाइज करना है. अब यहाँ पे 2 तरीके हैं. कुछ लोगों को लगता है बाद में आने में आलस आएगा फिर से एनालाइज, तो या तो वो एक एक करके करते जाओ, है ना. बट थोड़ा सा एनालाइज तेजी से करो. इसका मतलब हर क्वेश्चन बैंक के एक्सप्लेनेशन में बोल्ड वर्ड्स दिए होते हैं और कीवर्ड्स दिए होते हैं, बज़वर्ड्स दिए होते हैं. क्वेश्चन में भी बज़वर्ड्स दिए होते हैं.
तो आपको वो पिकअप करके उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको बुकमार्क या स्क्रीनशॉट करना है जो भी रेलेवेंट हो और उसको फिर विद टाइम रिव्यू करना है। तो ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा पढ़ने बैठ जाओ, है ना, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा कुछ दिया रहता है, बट आपको बोल्ड बोल्ड चीज़ें पहले पढ़ना है। आपका जो बज़वर्ड है, बज़वर्ड का डिफरेंशियल क्या है, अगर उसने लिखा है 60 ईयर मेल में ये चीज़ मिल रही है तो सपोज आंसर ये डिसीज़ है, बट अगर वो चीज़ 30 ईयर मेल का हो तो क्या हो सकता है, तो वो लिखा होगा उसके क्वेश्चन बैंक, बस उतना सा पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पढ़ने बैठ गए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपके वो नोट्स में नहीं है तो चांसेस कम है कि वो आएगा, बिकॉज नोट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक बहुत बल्कि हो जाता है कि उसमें नोट्स के अलावा भी 10 टॉपिक दिए होते हैं, तो उस वालों में तो आप सिलेक्टिवली बस 1 लाइन ही याद रखो कि अच्छा एक ये डिसीज यहाँ बताई गई थी, बस आगे बढ़ो, है ना, ऐसा करके आपको धीरे धीरे समझ आएगा। फिर जीटी में कभी उस क्वेश्चन से सामने होगा तो आपको समझ में आएगा कि यार वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो आप फिर से उसको एक बार पढ़ सकते हो, क्योंकि जीटी के क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के क्वेश्चन को आप ज़्यादा देर तक भी पढ़ोगे तो आपको फायदा मिलेगा, टीएनडी को भी आप ज़्यादा देर तक पढ़ोगे फायदा मिलेगा। क्वेश्चन बैंक की कोई गारंटी नहीं है दोस्त कि किस कोचिंग में कैसा क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, हो सकता है उन्होंने बहुत रैंडम क्वेश्चन भी डाले हो सकता है उन्होंने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन भी डाले हो। आपको अच्छे से डिटेल में जीटी और एसडब्ल्यूटी वाले एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, इनको आप ब्रश थ्रू भी करोगे तो काम चल सकता है। अब नेवर वेट फॉर एन आइडियल सिनेरियो टू सॉल्व अ क्वेश्चन बैंक, ओके। आपको इंटर्नशिप कर रहे हो, आप सॉल्व करो ऑन द गो पे, घर आके अच्छे से रिव्यू कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। अब आप इससे बोलोगे यार सर इससे तो मेरे को एक्यूरेसी आई नहीं, मैं तो गलत कर गया, आंसर भी गलत कर गया, समझ भी नहीं पाया, रिकॉल भी नहीं हो पाया, बट आपको पैटर्न रिकॉग्निशन तो हुआ ना। आप उस समय इंस्टा की रील स्क्रॉल कर रहे थे, सच आपको पैटर्न तो समझ में आया कि कैसे क्वेश्चन पूछ होता है, कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्या वर्ड पे वो एग्जामिनर घुमाता है। जैसे मैंने आपसे कहा मेल दिया है तो आंसर ये है, फीमेल दिया है तो आंसर ये है, मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन, ये सब चीज़ें आपको पैटर्न समझना बहुत जरूरी है रादर देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी तो विद टाइम आप करोगे। तो लर्न कुछ टॉपिक आप क्यूबैंक से ही कर सकते हो, जैसे बहुत ही बेसिक हो गया कि स्किन की लेयर्स हो गई, है ना, तो स्किन लेयर्स आप नहीं भी पढ़ोगे, 10 सवाल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लेयर में ये पूछा जा रहा है, ये लेयर में ये पूछा जा रहा है, और वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी क्योंकि आपने गलत किया है, आपका ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है। और अनटिल अनलेस आप जब तक यहाँ तो ऐसे सोचते हो कि मैं उस टॉपिक के अराउंड सारा कुछ पढ़ लूँ फिर मैं क्यूबैंक करूँगा ताकि मेरा 100% सही हो, मेरा ईगो सेटिस्फाई हो, तो गलत बात है। अगर रिविजन नोट्स भी पढ़ा है चलो आगे करो, क्वेश्चन बैंक करो, ठीक है। ऐसे रुको मत हर चीज़ के लिए कि इतना इतना कर लूँगा जब भी करूँगा, कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर माइंडसेट थोड़ा तेज होंगे, माइंडसेट, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये वीडियोस 8-10 मिनट के ही रहें ताकि आप वॉक करते करते इनको देखो, एक्सटेंसिवली ना देखो। खैर माइंडसेट क्या है, माइंडसेट ये होता है कि 40-50% करेक्ट आते हैं तो एकदम दुखी हो जाता है आदमी कि क्या ही पढ़ा है मैंने, मेरे को कुछ अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, आपको इसमें भी हैप्पी रहना है क्योंकि हर गलत क्वेश्चन आपका ट्रिगर करता है और वही आपको याद रहेगा। तो इमोशन मत लगाओ कि यार दुखी होना है, हैप्पी होना है, बस करते चलो रूथलेसली। 1 क्यूबैंक इज इनफ। जो भी आप मैरो, प्रैप, डैम्स, भाटे जो भी करते हो बस उसी पे स्टिक रहो, मत सोचो कि इसमें अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सब कवर हो जाएगा। लर्न टू आइडेंटिफाई बज़वर्ड्स। हर क्वेश्चन को देखने से पहले एज देखो, ड्यूरेशन क्या है, डिसीज का क्रॉनिक है या एक्यूट है, कुछ रेड फ्लैग साइन है क्या कि ये साइन हो गया, ये साइन हो गया जो कि बहुत अलार्मिंग है ना, हार्ट रेट इतना है, ये रेस्पिरेटरी रेट इतना है वगैरह। कुछ साइंस देखो, अगर उसमें रेडियोलॉजिकल साइंस दे रखे हैं कि कुछ इमेज दे रखी है तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने की ज़रूरत होती है। अब ट्राई गेसिंग द आंसर बिफोर लुकिंग एट ऑप्शंस। क्या होगा जब आप कंफ्यूज होने वाले होगे ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कंडीशन मेल है तो ये फीमेल है तो ये जो भी है, तो अगर आपने ऑप्शन देख लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले आंख बंद करके खुद से 2 सेकंड सोच लो कि हाँ मेरे हिसाब से ये आंसर है। अब ऑप्शंस पे देखो और अब ऑप्शंस को आप सारे ऑप्शंस को पढ़ो, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ आती है। क्या होता है कि यहाँ तो ऑप्शन सारे पढ़ लिए फिर कंफ्यूज हो गए, तो पहले खुद से गैस किया कि मेरे हिसाब से आंसर ये है, ये आपकी गट फीलिंग होती है और गट फीलिंग हमेशा सही होती है 80% ऑफ द टाइम। फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शंस कई बार आप एकदम से आपको तुरंत ही आंसर आ गया और आपने ऑप्शन देखा, आप खुश भी हो गए, बट इसका मतलब गलत भी हो सकता है, ट्रैपर भी हो सकता है। तो एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ के देख लो कि अच्छा हाँ ये तो नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा कि इस ऑप्शन से वो ये चीज़ दे रखी है, तो आपका समझ में आएगा कि नहीं जो मैं सोच रहा था वो गलत है। तो सारे ऑप्शंस देखना भी ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ऑप्शन देखने से पहले गैस करना भी ज़रूरी है। और अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हो तो एलिमिनेट करो, 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गए तो टिक कर दो, 50% चांसेस है कि आपका आंसर सही होगा। तो ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आपको पता होना चाहिए कि क्यों दूसरे ऑप्शंस गलत हैं और क्वेश्चंस क्यों गलत है। अगर एक ऑप्शन आपका सही है वो तो ठीक है, 3 क्यों गलत है ये थोड़ा सा आपको पता होगा तो आपका बेस अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्वेश्चन क्यों गलत हुआ वो एनालाइज करो कि नोट्स में नहीं था, चलो फिर तो इसको आपको अलग अलग बुकमार्क करने। तो मेरे हिसाब से जो मैं कहता था कि ये वाला बुकमार्क मतलब ये मेरे नोट्स में नहीं दिया है तो ये नई इन्फॉर्मेशन है।
क्वेश्चन मार्क मतलब मेरे को, सॉरी, मैं क्वेश्चन मार्क में वो लगाता था जो मेरे नोट्स में नहीं दिया है। सिली मिस्टेक होती थी तो ये वाला लगा लेता था, और अगर कुछ बहुत ही अच्छा कंसेप्ट का कंफ्यूजन है, ये कंसेप्ट तो पढ़ा है पर अप्लाई कैसे करना है, तो उसके लिए स्टार। नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क, पता है सिली मिस्टेक है तो ये, और अगर जो है कुछ बढ़िया कंसेप्ट एप्लीकेशन है तो स्टार मार्क। और डोंट ऐड एवरीथिंग इन नोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा पैराग्राफ कर दोगे नहीं, उसको वहीं पढ़ो और उसको वहीं समराइज करने का आर्ट सीखो कि ये बहुत लंबा चौड़ा दिया है एक डिसीज के बारे में, बट मेरे को 4 ही बज़वर्ड्स लिखने हैं कि पेशेंट आएगा, उसको यहाँ पे स्पॉट्स होंगे, उसका रेस्पिरेटरी रेट बड़ा होगा, उसको फीवर 4 दिन से होगा, और उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, वॉटएवर, है ना। तो ऐसे करके आपको ये 4 में समराइज करना है, कोई पैराग्राफ नहीं लिखने हैं अपने नोट्स में। और सटल ट्विस्ट्स को सोच के रखो, जैसे मैंने आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एक वर्ड चेंज होगा और आंसर चेंज हो जाएगा, तो उसको एनालाइज करो कि अच्छा ऐसा भी पूछ सकता था, मतलब खुद से क्वेश्चन बनाओ, है ना, ऐसा है। और फिगर आउट करो कि कितने क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल्स पर डे करना है। कभी भी मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप एक दिन क्वेश्चन बैंक मॉड्यूल के लिए रखो और बाकी दिन थ्योरी पढ़ो, क्योंकि आप इस दिन भी थकोगे, इस दिन भी थकोगे। इससे बेटर है कि रोज का अपना एक नंबर फिक्स कर लिया कि रोज का 1-2 घंटा क्वेश्चन बैंक को देना है, आधा 1 घंटा देना है, और उसमें जितने हो पाए उतना करो। तो वो अपना खुद का फिगर आउट करो। मैराथन जैसे होती थी उसमें लोग 5-5 रोज के करते थे, वो भी चलेगा। तो जो आपको सूट करता है वो करो, है ना। और प्रोग्रेस वोंट बी विजिबल नेक्स्ट डे या इवन इन 1 वीक, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप क्वेश्चन बैंक कर रहे हो और एकदम से आपके जीटी में नंबर बढ़ जाएंगे। जीटी में नंबर बढ़ने में 3 महीने तक लगेंगे, जब तक आपके सारे सब्जेक्ट एक बार थोड़े थोड़े टच नहीं हो जाएंगे। तो कभी भी प्रोग्रेस को तुरंत मत चेस करो, अपना प्रोसेस करते रहो। ट्रस्ट द प्रोसेस ओवर प्रोग्रेस एंड यू विल डेफिनेटली डू वेल। सो अगेन गाइज, बहुत सारी चीज़ें हैं दैट वी कैन डिस्कस। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट रखा है, आगे के वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे को DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच।